नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज एशिया 24/7। मैं आपके साथ अंजलि। आपका स्वागत है न्यूज एशिया के स्पेशल शो टॉक शो में। और आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और समाज सेवी जीएस होरा जी। वैसे तो शहर के जाने पहचाने लोगों में से ये हैं, इनको पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनके कुछ पहलुएं हैं जिनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज एशिया में। धन्यवाद। मुझे आज न्यूज एशिया के स्टॉक शो में निमंत्रण देने के लिए थैंक यू। सर, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ बताइए। लाइफ के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जैसा आपने कहा, और समाज सेवा में मेरी विशेष रुचि है। कई संस्थाओं में मुझे मौका मिला और काफ़ी सालों से लगातार इन संस्थाओं में मैं काम कर रहा हूँ। विशेष करके मैं बात करूँ यदि लायंस क्लब की, जिसमें मैं बहुत गहराई से जुड़ा हूँ। 1981 से मैं लायंस क्लब से जुड़ा, लियो क्लब ऑफ सैल्यूट ग्रेटर के सदस्य के हिसाब से, फिर लायंस क्लब ऑफ सैल्यूट ग्रेटर में आया। यहाँ मुझे काम करने का बहुत मौका मिला, काफ़ी जगह हमने काम किया, और सिर्फ लोकल स्तर पे ही नहीं, मुझे लायंस क्लब इंटरनेशनल के डायरेक्टर के रूप में बोर्ड मेंबर के हिसाब से 2015-17 तक काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। और ख़ास यदि हम सेवा के कार्य की बात करें तो बहुत हम लोगों ने काम किया है। विशेष तौर पे जो यहाँ पे सिलीगुड़ी में आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल है, इसमें मैं पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ। इसमें कई सालों तक चेयरमैन, एडवाइजरी मेंबर, बोर्ड मेंबर या जो भी कहिए, पद की कोई बात नहीं, इसमें हम लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सेवा कार्य कर रहे हैं और इसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपको जाना जाता है, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सिलीगुड़ी से ही है। मेरा जन्म सिलीगुड़ी का ही है। स्कूलिंग मैंने सिलीगुड़ी में कृष्णा माया मेमोरियल हाई स्कूल से की, जो कि अब शिव मंगल मेमोरियल हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। और मेरी ग्रेजुएशन सिलीगुड़ी कॉमर्स कॉलेज से, लॉ मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल से, मैंने बीए इकोनॉमिक्स भी किया, वो भी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने सीए किया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। ये मेरा सारी शिक्षा दीक्षा यहीं से, लोकली मैं हूँ और यहीं से सारी मेरी शिक्षा हुई। सर, आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ हमारे दर्शक को बता दीजिए। आप किस फील्ड में जानना चाहेंगे मुझसे? सर, दोनों फील्ड में। यदि मैं एजुकेशनल के बारे में बात करूं तो शुरू से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा कि मैं जिस भी क्लास में हूं उसमें आगे रहूं। ये मेरी हमेशा कोशिश रही। मुझे ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में 5th पोजीशन मिली थी और नेशनल स्कॉलरशिप मिली। लॉ में मुझे यूनिवर्सिटी में 1st पोजीशन हुई और मैं टॉप हुआ। सीए इंस्टीट्यूट में भी अच्छा रिजल्ट रहा और मैं कम उम्र में ही सीए बन सका। ये तो प्रोफेशनल और ये मेरा एजुकेशनल अचीवमेंट रहा। सोशल के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं जो पोस्ट होती हैं लायंस क्लब्स में, अलग अलग जगह काम करने की जो अचीवमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट तो सबसे ज़्यादा ये कि सेवा करने का मौका मिला, ये अचीवमेंट है। और यदि पद की बात करें तो इंटरनेशनल डायरेक्टर रहा। उसके पहले जो भी पोजीशंस होती हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की या क्लब में जो सेवा करने का जो पद होते हैं, सभी पदों में काम किया। और सोशल फील्ड में यदि बात करें और धार्मिक फील्ड में भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। आप सिलीगुड़ी गुरुद्वारा के बारे में सभी जानते हैं, धार्मिक संस्था है, वहाँ सामाजिक सेवा भी बहुत करते हैं। सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी, यहाँ कई गुरुद्वारे हैं यहाँ नॉर्थ बंगाल में जो सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें सिलीगुड़ी गुरुद्वारा है, बागडोगरा में एक गुरुद्वारा है, विधाननगर में है, दार्जिलिंग में है, चुंगथांग नॉर्थ सिक्किम में है। इन सब गुरुद्वारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पहले तो मैं कमेटी मेंबर था और 2002 से मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया और तब से मैं लगातार सिलीगुड़ी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और इसमें सारी हमारी जो
कम्युनिटी है जुड़ी हुई है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हम काफ़ी सेवा के कार्य कर रहे हैं। कोविड के टाइम में हमने बहुत काम किया, लगातार लोगों तक 100 दिनों तक भोजन पहुंचाया, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, इस तरह के जो भी लोगों की असुविधाएं थी, या नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे लोगों तक सुविधा पहुंचानी। जब सिक्किम में भूकंप आया था उस समय भी। इसके अलावा जैसे सर्दियों में लोगों तक कंबल पहुंचाना, साड़ियाँ पूजा के समय, और भी सेवा के कार्य, अलग अलग तरह के हमारे कार्य चलते रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है, लायंस क्लब के साथ मिलकर इम्यूनेशन कैंप, होम्योपैथी कैंप, इस तरह के काम लगातार हम गुरुद्वारे में करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में हमने काफ़ी दिनों तक हर रविवार को लंगर चलाया, जो कभी कोविड के बाद रुका हुआ है, फिर से हम उसे शुरू करेंगे। ये सब कार्य हम करते रहते हैं। इसके अलावा पंजाबी बिरादरी ऑफ नॉर्थ बंगाल यहाँ एक संस्था है जो हमने 2005 में बनाई। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा। यहाँ की कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने बहुत कार्य किया और अभी तक लगातार सेवा के कार्य इसमें चल रहे हैं। इसमें हर बुधवार को यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जाता है। हम एक स्टॉल लगाते हैं मक्खन भोग के सामने, सुबह के पैलेस के पास में। वहाँ पे सिर्फ 5 रुपये दे के लोगों को भर पेट भोजन दिया जाता है, अच्छा भोजन खिलाते हैं। इसके अलावा समय समय अनुसार अलग अलग तरह के हम कल्चरल प्रोग्राम, सेवा के कार्य हम करते रहते हैं। ये संस्था भी हमारी बहुत अच्छी संस्था है। और भी कई संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसके साथ मिलकर हम कार्य करते रहते हैं, जिसमें नॉर्थ बंगाल काउंसिल फॉर द डिजेबल्ड भी है, और भी काफ़ी संस्थाएं इस तरह की हैं। सर आपने इतना कुछ बताया, इतना तो ये सफलता जो है आपके जीवन का जो सिद्धांत है और सफलता का क्या राज है? देखिए, मैंने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी किया है और काफ़ी सफलता भी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात है अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, और जिसके साथ हम कार्य करें उनके प्रति भी ईमानदारी, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ट्रांसपेरेंसी भी रखनी पड़ती है, नम्रता भी बरतनी पड़ती है, और सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जहाँ सबका साथ लेके चलने की हम कोशिश करें, सबका साथ भी मिलता है, और उन्नति और सफलता जरूरी है। सर प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोशली करना चाहते होंगे और उस टाइम पे हो नहीं पाया, ऐसी कौन सी चीज़ें? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में तो जरूर अपना पूरा समय देना पड़ता है। प्रोफेशनल है, व्यवसाय है, जो भी है उसमें समय देना ही पड़ता है। उसके साथ साथ मेरी हमेशा सोशल एक्टिविटी में रुचि रही है। जहाँ तक हो सका है मैंने अपनी तरफ से किया है, पर इसका कोई लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने जो कहा, जो अभी तक किया वो बेस्ट है। बहुत कुछ और करने का है। समाज में बहुत कुछ किया जा सकता है, लोगों तक सुविधाएं पहुँचा जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। करने का मन तो बहुत रहता है, ये बात आपकी सही है। बहुत कुछ ऐसा है जो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय का लिमिटेशन रहता ही है, ये तो अवश्य है। तो करने को तो बहुत कुछ है। सर आपने अपने लाइफ को इतने काम के साथ कैसे बैलेंस किया? तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं तो जब हम दूसरे कामों में, सोशल कार्य में, प्रोफेशन में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में जो हम समय देना चाहते हैं उतना नहीं दे पाते। पर जब फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे मिला है, तो वो मैनेज हो जाता है। यही है, मैंने हमेशा कोशिश की कि फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलूँ। जहाँ पे नहीं दे पाया समय फैमिली में, वहाँ मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला पूरा। और टाइम मैनेजमेंट मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपना समय मैं मेंटेन करूँ। जहाँ मैं जिस तरह किसी को अपॉइंटमेंट दूँ या किसी से टाइम फिक्स करूँ तो मैं उसकी ऑनर करूँ, ये मेरी पूरी कोशिश रहती है, वो मैं कर भी पाता हूँ। सर जैसा कि अभी आपने फैमिली के बारे में बताया, तो जरा फैमिली का बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे पिताजी वो बिजनेस क्षेत्र से ही थे। प्रोफेशनल मेरी फैमिली में मैं पहला ही बना। उसके बाद अभी जो हमारी फैमिली है, जो मेरे ब्रदर्स हैं वो तो बिजनेस में हैं, और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक तो डर्माटोलॉजिस्ट है, एक रेडियोलॉजिस्ट है। दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों सन इन लॉ भी
डॉक्टर हैं और उनके परिवार वाले सभी डॉक्टर हैं, तो काफ़ी मतलब प्रॉफिट उनके मेडिकल फील्ड में उनके काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी वाइफ भी प्रोफेशनल है। तो हम लोग सभी हमारे घर में जो हैं सभी प्रोफेशनल हैं और सभी शिक्षा क्षेत्र में आगे हैं। अपना जहाँ तक हो सका परिवार सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सर, सीए के रूप में व्यवसाय को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी इतना महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है, तो इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट की बात है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एंगेज रहता है। मेरा कोई भी समय मैं नष्ट नहीं करता, जितना हो सके मैं सारा समय प्रॉपर प्लानिंग करके यूटिलाइज करता हूँ। मुझे अलग से कोई शौक उस तरह का नहीं है कि मुझे मेरा टाइम मैं कहीं यूज करूँ, अलग से दूँ कहीं टाइम। जो मेरा टाइम होता है, जो भी मेरे पास टाइम सबके पास बराबर है। जो मेरा प्रोफेशनल और फैमिली टाइम से जो मैं टाइम निकाल पाता हूँ वो मैं सोशल काम में ही देता हूँ, और वही मेरी एक हॉबी और रुचि है, इसलिए मैं समय दे पाता हूँ। मैं प्रायोरिटी देता हूँ तो मुझे उसमें अच्छा भी लगता है। मुझे जब किसी के पास कुछ सहायता पहुँचती है, किसी को मदद हम लोग कर पाते हैं, चाहे अकेले तौर पे, चाहे समाज के साथ, चाहे हमारी सोशल संस्था के साथ, जैसे भी हम लोगों तक सुविधाएं पहुंचा पाते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। किसी को कुछ सपोर्ट कर पाए हम, किसी को हम कुछ मदद दे पाए, तो मेरी प्रायोरिटी है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए बैलेंस कर पाता हूँ। सर, सीए कोर्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में उनका राह आसान करने के लिए कुछ आप अगर बोलना चाहें तो। ये बात आपकी सही है, सीए कोर्स काफ़ी कठिन है। इसमें बहुत लगन की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जब हम लोगों ने सीए किया सिलीगुड़ी से, उस समय सिलीगुड़ी शहर से पास करने वाले कुछ एक सीए में भी मेरा नाम था। यहाँ बहुत कम लोग सीए बन पाते थे छोटे शहर से, क्योंकि यहाँ पर कोई कोचिंग की सुविधाएं नहीं थी। इवन यहाँ किताबें तक नहीं मिलती थी, हमें कलकत्ता से लेके आनी पड़ती थी। पर अब सिचुएशन बदल चुकी है, यहाँ काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है। सिलीगुड़ी में चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की ब्रांच है, वहाँ पे सारी गाइडेंस मिलती है। यहाँ कोचिंग क्लासेस होती हैं, वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग भी काफ़ी होती है, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जो कोचिंग दे रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी मिल जाती है। इसलिए अब सीए कोर्स पढ़ना पहले की तरह चैलेंज तो हमेशा रहा है, पर उतना चैलेंज नहीं रहा, तो गाइडेंस मिल जाती है। और खास करके अब इसमें लड़कियाँ बहुत आ रही हैं और सफल भी हो रही हैं। सिलीगुड़ी का सीए का रिजल्ट काफ़ी दूसरे नेशनल एवरेज से काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा। यहाँ पे सीए की जो आर्टिकलशिप है, जिसको 3 साल की जो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यहाँ पे काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकलशिप यहाँ मिल जाती है। और जहाँ तक उनके टिप्स की बात है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सीए स्टूडेंट हैं उनकी जो 3 साल की आर्टिकलशिप है वो जरूर बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। उससे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और उनके लाइफ में, उनके प्रोफेशनल लाइफ में, या चाहे वो जॉब में जाएं, बहुत काम में आता है और उनको उससे सफलता मिलती है। और दूसरा है कि इसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। और इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, उस समय हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब देना चाहिए। नहीं भी आए, नहीं आ रहा हो तो घबरा करके पेपर नहीं छोड़ना है, जहां तक उसको पूरा करके। और जिसके बारे में नॉलेज हो रहा है या जिसका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसे एंड में उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सीए रिजल्ट सिलीगुड़ी का बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी सी अच्छी तरह से मेहनत करें, फोकस होकर पढ़ाई करें, इधर उधर नहीं भटकें, तो सीए सिलीगुड़ी में और या कहीं भी बहुत कठिन नहीं है। इसमें मेहनत जरूर ज़्यादा चाहिए, पर सीए का रिजल्ट अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा पुराने टाइम पे ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, तो पुराने कोर्सेज में और अभी के जो नए कोर्सेज है उनमें मुख्यतः क्या अंतर है? काफ़ी बदलाव आ चुका है। उसमें क्या है, थ्योरेटिकल था ज़्यादा और सब्जेक्ट भी दूसरे तरीके के थे। अब सब्जेक्ट काफ़ी चेंज हो गए, कोर्स बढ़ा है, लेकिन अब क्या है, साथ साथ MCQ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और साथ साथ सब्जेक्ट भी चेंज हुए हैं और गाइडेंस भी तो की मिल जाती है, इसलिए डिफिकल्ट नहीं होता, पर चेंजेस, बदलाव बहुत आया है इसमें। सर, इतनी व्यस्तता के बाद आप कैसे समय निकालते हैं और उसे कैसे एंजॉय करते हैं? मैंने जैसे कहा, जो समय बचता है वो सोशल काम में जाता है। जो प्रोफेशनल और फैमिली के बाद जो समय बचता है वो हमारा मेरा जो टाइम है वो सोशल काम में जाता है।
और मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन फील्ड में भी काफ़ी रहा है। मैं 1989 से लेके 2007 तक मैं नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में लॉ के में ऑनरी लेक्चरर था, लॉ डिपार्टमेंट में। मैं वहाँ पे सप्ताह में 2 क्लासेस लेता था और ये मेरा ऑनरी काम था। 18 साल तक मैंने किया। ज्ञान ज्योति कॉलेज की हमने स्थापना की और अच्छा ज्ञान ज्योति कॉलेज हमारा हमने चलाया। ये मेरा एजुकेशनल फील्ड में भी इंटरेस्ट है और जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं अभी भी विभिन्न संस्थाओं में जाना, वहाँ पे मोटिवेशनल टॉक देनी या जो कोई कहीं पे कोई इस तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह में कोई लेक्चर देना, कोई गाइडेंस देनी, तो अभी मेरा इंटरेस्ट रहता है, मैं इसे करता हूँ। मैं और भी इसके अलावा भी और भी संस्थाएं हैं, खासकर बताना चाहूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII में मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। इसमें भी मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। मैं यहाँ से एक डेलीगेशन लेके चाइना भी गया था, वो भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से नॉर्थ बंगाल से डेलीगेशन लेके जाना, वहाँ पे काफ़ी हमारे जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स चाइना के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। काफ़ी अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी वो विजिट रही थी। तो इस तरह करके जो मेरा काम है, मैं सोशल काम में टाइम जो होता है मेरा एडिशनल, वो सोशल काम में, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, CA इंस्टीट्यूट में भी मैं चेयरमैन रह चुका हूँ पहले। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। सिलू टैक्सेशन बार एसोसिएशन, इसमें वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो सब संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई बार फ्लावर शो में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ की प्रोग्राम्स में। तो इस तरह की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जो है एडिशनल टाइम जो मेरा है इन सब संस्थाओं में मैं देता हूँ। सर जैसा कि आपने कहा आप अध्ययन सर जैसा कि अभी आपने कहा कि आप अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो एक अलग संबंध बन जाता है, एक अलग रिकॉग्निशन मिलती है। और मैं जैसे बताया कि 18 साल तक मैं लॉ कॉलेज में ऑनरी लेक्चर रहा, टैक्स डिपार्टमेंट में था। मैं लॉ डिपार्टमेंट के टैक्स में पढ़ाता, लॉ डिपार्टमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाता था। तो अभी देखिए, अब 18 साल में कितने लॉयर बने जो सिलीगुड़ी में या बाहर हैं, कुछ प्रोफेशन में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टैक्स में, कुछ कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जजेस बन गए उनमें से, कुछ अपने बिजनेस में हैं, कुछ जॉब में चले गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये अपने स्टूडेंट मिल जाते हैं और मुझे उनसे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, एंजॉय करते हैं। अब इतने 18 साल तक हर साल 150-200 स्टूडेंट होते थे। सबका तो नाम और चेहरा याद नहीं रहता है, लेकिन वो मुझे पहचान लेते हैं और तब बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं सर हम आपके स्टूडेंट थे, तो ये बड़ी खुशी होती है। इसी तरह जब लायंस क्लब में भी काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, ये ऑल इंडिया लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, इनमें मैं हर लेवल में फैकल्टी रहा हूँ काफ़ी सालों से, अभी भी जाता हूँ मैं एज फैकल्टी। तो वहाँ जो मेरे जो स्टूडेंट रहते हैं या जो ट्रेनिंग ले, स्टूडेंट उनको नहीं कह सकता, उनको ट्रेनी कह सकता हूँ, क्योंकि वो सभी एडल्ट होते हैं उसमें, जो लायंस क्लब में विभिन्न पोजीशन में है, उनकी और फर्दर ओरिएंटेशन, फर्दर ट्रेनिंग उनकी होती है। तो वो भी मुझे अब कहीं ना कहीं मिलते हैं, वो उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो कहते हैं सर आपसे मैंने पढ़ा था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप थे, आपने हमारी ट्रेनिंग ली थी। तो बड़ा अच्छा लगता है। अध्ययन क्षेत्र में वास्तव में एक अच्छा फील्ड है। सर आप नए अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर प्रैक्टिस में आते हैं उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तुरंत बहुत कुछ कर लूँ। स्टेप बाय स्टेप करने में अच्छा है, समय लगता है थोड़ा सा, पर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, समाज में एक स्थान प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। कुछ लोग क्या है, इतना वेट नहीं कर पाते और सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूं, वो वहां समस्या हो जाती है। आगे बढ़ना जरूरी है, बढ़ना भी चाहिए, फिर टारगेट भी होना चाहिए और करना भी चाहिए, जरूरी है वो करना, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, और साथ साथ अपना नॉलेज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। बहुत बदलाव आ रहे हैं प्रोफेशन में, टैक्स में, लॉ में, रेगुलर अपडेट होता है, इसलिए अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से ईमानदारी से जुड़े रहना प्रोफेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने जैसे कहा कि आप लायंस क्लब के सदस्य हैं, तो आप कितने सालों से सदस्य रहे लायंस क्लब के, और इसमें जुड़ने का क्या कारण है? जैसे मैंने पहले कहा कि मैं 1981 से 1981 से लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक लंबा अरसा हो गया है। आप समझ सकते हैं 40 साल हो गए मुझे लायंस क्लब जुड़े हुए। और मैं जब जुड़ा इसमें
मैं जब स्कूल में था तब मैं स्काउट में था, तो स्काउट भी एक सोशल काम में सिखाया गया करने के लिए। मुझे प्रेसिडेंट स्काउट बीबी गिरी से भी मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, बीबी गिरी से मुझे सर्टिफिकेट मिला। तो मेरा सोशल काम में उस समय से इंटरेस्ट हो गया। जब मैं सीए स्टूडेंट था और जब मैं आर्टिकल कर रहा था, यहाँ पीसी मस्करा है, उनकी फर्म थी पीसी मस्करा कंपनी, उसमें मैं काम कर रहा था एज ए आर्टिकल। तो वहाँ मुझे पता लगा यहाँ पे एक लियो क्लब भी खुल रहा है, यानी यूथ, जो लायंस का यूथ विंग है। अब मेरे जो सीनियर थे, जो मस्करा जी, पीसी मस्करा, वो लायंस में थे, अभी भी हैं, सीनियर पोजीशन में हैं। तो उन्होंने बताया इस तरह हम लियो क्लब खोल रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहें। तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो उसमें जब ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं लायंस क्लब इतना काम करूँगा, उतना ऊंचाई तक जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैं ज़्यादा ज़्यादा काम करता रहा हूँ लायंस क्लब। सर, लायंस क्लब में जुड़ने के साथ साथ आपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी संभाली, तो उसका अनुभव कैसा रहा? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की बात है, वो इंटरनेशनल डायरेक्टर के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं। तो इंटरनेशनल डायरेक्टर जो है, ये वर्ल्ड में जो लायंस क्लब है 200 से ज़्यादा देशों में है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। शिकागो में इसका इलिनोइस में हेडक्वार्टर है। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लायंस क्लब के। इसमें कुल 34 डायरेक्टर होते हैं और हर साल 17 का निर्वाचन होता है। 2 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है और हर साल नए आधे लोग हर साल रिटायर होते हैं। इसमें 2015 में मेरा चुनाव हुआ था और मैं 2017 तक था। तो मैंने इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री, जो एरिया इस सामने एरिया हम कहते हैं लायंस क्लब, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया। तो उसमें मेरे साल में इंडिया से मैं अकेला ही इंटरनेशनल डायरेक्टर था। और जो पूरा एरिया मैंने कहा, इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री को लेके, इसमें 2 थे। एक नेपाल से मेरे दोस्त थे, तब लोग दोनों ही इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं इंडिया से मैं अकेला ही था। इसमें हमारी इंटरनेशनल बोर्ड मीटिंग होती है। अलग अलग देशों से लोग रहते हैं, सारे विश्व से लोग रहते हैं। जो 34 लोग होते हैं, अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ हमारी मीटिंग होती थी। हम वर्ल्ड लेवल में प्लानिंग करते थे कि हम सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाएं, हम कैसे अपने कामों को और आगे बढ़ाएं। जब मैंने 2015 में ज्वाइन किया था, उसमें हम लोग 6 करोड़ 90 लाख लोगों के पास अपनी साल में सेवाएं पहुंचाते थे। हमने डिसाइड किया कि इसको हम 5 सालों में 3 गुना करेंगे, यानी 20 करोड़ लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएंगे। उसके बारे में हमने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई गई, बहुत से एक्शन लिए गए और हमें 5 साल नहीं लगे। उसके पहले ही हमने इस काम को पूरा कर लिया और 200 मिलियन यानी 20 करोड़ के बजाय हम 300 मिलियन 30 करोड़ लोगों तक विश्व में अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के कार्य, ये एक एग्जाम्पल है और बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हम सेवा के कार्य करते हैं। सेवा के हमारे प्रोजेक्ट हैं, आप सिलीगुड़ी में ही देख रहे हैं। यहाँ पे सिलीगुड़ी में 2 लायंस हॉस्पिटल, बल्कि 3 लायंस आई हॉस्पिटल हैं। एक जलपाईगुड़ी के रास्ते में है, वो लेके 3 लायंस आई हॉस्पिटल हैं। एक ब्लड बैंक है, एक ब्लड बैंक और बन रहा है। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन सेंटर्स हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सिलीगुड़ी के आसपास और भी प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे सिर्फ एरिया में नहीं, सारे देश में, सारी दुनिया में है जो लायंस क्लब कर रहा है। तो वहाँ पे उस स्थान तक पहुँच के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हम लोगों तक अपनी बात, लोगों की बात हम पहुँचा सकते हैं इंटरनेशनल बोर्ड तक, और हम लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं, सेवाएं हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं उस चीज को। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर, जीएसटी छोटे व मीडियम साइज के व्यवसाय के लिए किस तरीके से लाभप्रद होगा? जीएसटी देखिए 2017 से लागू हुआ। इसके बारे में लोगों को शुरू में काफी परेशानी हुई। नया लॉ था और काफी इसमें दुविधाएं थी, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, टैक्स पेयर के लिए नहीं, इवन जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो भी क्लियर नहीं थे। अभी भी बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं कि टैक्स अथॉरिटी को भी प्रॉब्लम आती है, बिजनेसमैन को तो प्रॉब्लम आती ही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या है, बहुत से बदलाव लगातार आ रहे हैं, लगातार अपडेट हो रहे हैं। ये बहुत पुराना लॉ नहीं है, 2017 से लेकर आप समझ सकते हैं अभी लगभग 4 साल हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5वां साल चल रहा है। तो इसमें अभी भी जब तक ये क्या होता है, कोई भी कानून है उसकी जो परिभाषा है, इंटरप्रिटेशन है, वो सबसे बड़ी बात है। उसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाए। जो क्लाइंट है, जो बिजनेसमैन है, उनका इंटरप्रिटेशन एक रहता है, जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उनका इंटरप्रिटेशन अलग रहता है। इन दोनों को मीट करना और एक हम डिसीजन पे पहुंचना, ये कई जगह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये फाइनल डिसीजन तब आता है जब एक कोर्ट रूलिंग आती है, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है।
तो अभी तक हम उस स्टेज तक पहुंचे नहीं है। तो जब लिटिगेशन आ रहे हैं, लिटिगेशन बढ़ रहे हैं, फिर कोर्ट लेवल तक जाते हैं, तब वो एक लॉ स्टैब्लिश होता है। अभी जीएसटी में प्रॉब्लम है, लेकिन काफी हद तक सॉल्व भी हो चुके हैं, लोग जीएसटी को समझ चुके हैं। इसमें अब जो बड़े बिजनेसमैन है, जो अच्छे बिजनेस, बहुत ज्यादा समस्या उनको नहीं आ रही है। छोटे बिजनेसमैन को अब थोड़ी सुविधा हो गई। शुरू में काफी परेशानी थी। अब जो सर्विसेज के लिए 20 लाख तक की छूट है, जो ट्रेडर है उनको 40 लाख तक की छूट है, इसलिए बहुत छोटे बिजनेसमैन को परेशानी नहीं है। इसलिए अब जीएसटी मोरलेस स्टैब्लिश हो गया है। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म जो कंट्री की टैक्स सिस्टम के लिए जीएसटी अच्छा है। इसमें जो लोगों को असुविधाएं, इसको सरकार धीरे धीरे दूर कर रही है और दूर करना चाहिए। इसे सरल बनाना चाहिए। जहां पर परेशानी आ रही है, जहां पर इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, वहां क्लैरिफिकेशन आए, लोगों को सुविधा दी जाए और जो है लॉ बिल्कुल क्लियर हो। उसमें ये नहीं हो कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो। इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए और उस तरह के चेंजेस आ भी रहे हैं और भी चेंजेस की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ अभी जीएसटी आगे और भी लोगों के लिए लाभदायक होगा। इससे टैक्स कलेक्शन काफी बढ़ा है। जब जीएसटी स्टार्ट हुई थी तब 1 लाख करोड़ से नीचे ही हर महीने का कलेक्शन था और उम्मीद की जा रही है कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा और वो 1 करोड़ 25-30 लाख 125-30 करोड़ तक और 1.25 लाख करोड़ 1.35 लाख करोड़ पर मंथ तक जा रहा है। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। इसके 2 रीजन, एक तो कंप्लायंस बढ़ रहा है, लोग टैक्स दे रहे हैं, और दूसरा इकोनॉमी भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ रहा है। तो जीएसटी ठीक है, थोड़ी सी असुविधाएं जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिर से कहना चाहूंगा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जीएसटी से गुड। सर, सीए बनने के बाद विद्यार्थियों को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सीए बनने के बाद ये डिसीजन लेना है कि हमें आगे करना क्या है। प्रैक्टिस में जाना है कि हमें सर्विस में जाना है, कि हमें कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना है, कि हमें फैमिली बिजनेस में जाना है। बहुत से ऑप्शन है। फिर उसके अंदर भी प्रैक्टिस में भी आते हैं तो बहुत से फील्ड हैं। टैक्स करना है, टैक्स की प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कि हमें ऑडिट के फील्ड में जाना है, कि हमें फाइनेंस के फील्ड में जाना है, कंसल्टेंसी में जाना है। वो एक चूज करना पड़ता है, एक माइंड सेटअप करना पड़ता है। एक क्या है ना, एक मोड होता है सीए कंप्लीट करने के बाद, वहां हम करेक्ट डायरेक्शन लें कि हम किस डायरेक्शन में मुड़ना है और उस डायरेक्शन में हम चल करके आगे लगातार बढ़ते जाएं, उसी डायरेक्शन में हम फोकस करें, तब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सीए के साथ साथ बहुत लोग बिजनेस भी करते हैं, मैं भी खुद भी करता हूं, लेकिन शुरू के कुछ साल जो हैं वो जरूरी है कि हम पूरी तरह प्रोफेशन में लगाएं। यदि प्रोफेशन कर रहे हैं, अपने आप को सेटअप करें, अपने आप को स्टैब्लिश करें, तब फिर हम साथ साथ थोड़ा बहुत डाइवर्सन भी लें। यदि बिल्कुल शुरुआत में हम डाइवर्सन लेना शुरू करेंगे तो वो फिर प्रोफेशन में हम सेटअप नहीं हो पाते। तो ये जरूरी है, अपना टारगेट स्टैब्लिश करना, गोल स्टैब्लिश करना, हम क्या करना चाहते हैं उस हिसाब से अपने आप को आगे प्रोजेक्ट करना है। सर, सिलीगुड़ी शहर में सीए के लिए कितने स्कोप है? स्कोप देखिए, हर जगह चीज का हर जगह है। स्कोप नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसमें बहुत से फील्ड है सीए में प्रैक्टिस करने की। तो ये कभी अनएंडिंग है। सीए की डिमांड बल्कि बढ़ रही है, खास करके जीएसटी आने के बाद सीए की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो उसमें प्रोफेशनल की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और ये जो जीएसटी है पूरा अकाउंटिंग बेस है, तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स में बहुत ज्यादा रहती है, ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें हम अकाउंट्स की वो प्रॉपरली क्लाइंट मेंटेन करे, लॉ को प्रॉपर जो लॉ की रिक्वायरमेंट उसको कंप्लाई करे, रेगुलरली टाइम से रिटर्न फाइल करे, जो इनपुट क्रेडिट है वो प्रॉपर ले, टाइम से प्रॉपर इनपुट क्लेम करे। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सिलीगुड़ी शहर में ही मैं बात करूं, टैक्स प्रैक्टिस का बहुत अच्छा स्कोप है। ऑडिट यहाँ बहुत है, इंटरनल ऑडिट का बहुत स्कोप है, मैनेजमेंट ऑडिट का यहाँ बहुत स्कोप है, कंपनी की यहाँ अच्छी प्रैक्टिस है। तो स्कोप बहुत है सिलीगुड़ी में, स्कोप की कोई कमी नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने को कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं ये खुद के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी सर जी, धन्यवाद। सर, आपके अंडर में कितने लोग काम करते हैं, स्टाफ्स? देखिए, यदि आप सीए प्रोफेशन की बात करते हैं तो हमारे ऑफिस में अभी तकरीबन 40 लोगों की टीम है। ये टीम जो है हमारी टोटल, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स और हमारे जो सपोर्ट टीम के लोग हैं, इसमें
प्लस हमारे पास जो सीए के आर्टिकल जो स्टूडेंट हैं वो हैं, मिला के करीब 40 लोगों की टीम है। और ये एक एज ए फैमिली हम काम करते हैं, ये हमारी पूरी टीम है काम करने की। सर जैसे कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, तो उस टाइम पे आपने कैसे ओवरकम किया? जब 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ तो मार्च एंड में अचानक से लॉकडाउन हो गया, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। और आपको पता है सीए प्रोफेशन का मार्च एंड में खास करके एक प्रेशर रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है। हालांकि हम मार्च एंड के आसपास आ गए थे, लेकिन मार्च मिड से ही लोग ऑफिस में आने में डर रहे थे और हमारी अटेंडेंस धीरे धीरे कम हो रही थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 23 या 26 मार्च 2020 में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया था। तो फिर हमने टोटल ऑफिस का काम बंद कर दिया। हमें एक हफ्ता तो लगा कि अब कैसे करें, क्या करें। फिर हमने टोटल काम को ऑनलाइन कर दिया। हमारा जो सर्वर है इसे हमने क्लाउड स्पेस ले लिया, उसी से हमने क्लाउड स्पेस लिया और लेके हमने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। हमारी जो टीम थी जो प्रोफेशनल काम करने वाली, जिसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो हमारे रिटर्न फाइलिंग वाले लोग हैं सपोर्ट में, या जो एडवोकेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सबको हमने जोड़ा। और हमने सबको जिनके पास घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, जिनको नहीं उनको हमने लैपटॉप प्रोवाइड किया और घर से हमने काम शुरू किया। और हमने उनको क्लाउड स्पेस दे दिया, उनको सबको पासवर्ड दे दिया, सारा डेटा हमने क्लाउड में डाल दिया। वहां से उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया और ये क्लाउड टेक्नोलॉजी हमने पूरी अडॉप्ट की। उसमें हमने क्या किया, रोज हम 1 घंटे की मीटिंग हमारे सारे स्टाफ के साथ, सारी टीम के साथ में जूम पे या गूगल मीट पे उनके साथ मीटिंग करते थे। रोज सुबह मीटिंग करके हम आज सारा दिन क्या काम करना है, और अगले दिन सुबह जब मीटिंग करते तो पहले दिन की रिपोर्ट और नेक्स्ट डे की हम लोग प्लानिंग बनाते थे। तो लगभग 2 महीने तक तो ऑफिस बिल्कुल नहीं खुला, तो वो सारा काम हमने ऑनलाइन किया। उसके बाद जब खुला तो हमने जिस तरह गवर्नमेंट गाइडलाइन आई 25% अटेंडेंस, 50% अटेंडेंस, उस तरह करके लगभग 6 महीने तक काफी डिस्टर्ब रहा काम, लेकिन हमने ऑनलाइन में पूरा काम किया। हमारा काम कहीं डिस्टर्ब नहीं होने दिया। फिर जब पूरी तरह काम स्टार्ट हुआ, हमने अपने काम का स्टॉक लिया, तो हमारी टीम ने इतना अच्छा काम किया उस दौरान कि हमने देखा कि जितना काम हम हर साल करते थे हम उससे कहीं पीछे नहीं है, बल्कि उस लेवल तक हम पहुंच गए या आगे ही बढ़ रहे हैं उससे। हमारा कहीं भी कम नहीं हुआ काम। इसका एक कारण था कि जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे जो टीम के लोग थे, कुछ को लगा शायद इस बार सैलरी कट होगी या सैलरी नहीं मिलेगी, क्या होगा। जब 1 तारीख आई लॉकडाउन के बाद, सबके अकाउंट में जब पैसे हमने उतने ही ट्रांसफर कर दिए तो सबको बड़ा अच्छा लगा और सबने हमें कहा भी, सर आपने तो बहुत अच्छा किया, पूरा पैसा दे दिया। तो हमने उनको कहा कि जब तक लॉकडाउन चलेगा, चाहे हमारी फीस बंद रहे, लेकिन आप लोगों को 100% पेमेंट मिलेगी और जैसे टाइम से मिलती आ रही वैसे ही मिलेगी। हम कोई लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी टीम को हम चला सकें पूरी तरह से। और पूरे लॉकडाउन के दौरान हमने कोई किसी से रिडक्शन नहीं किया, ना 2020 में और ना 2021 के लॉकडाउन में। और जो हम बोनस भी देते थे हमने वो भी सबको दिया, लीव भी जो इनकैशमेंट देते थे वो भी हमने दिया। हमारी टीम बहुत खुश रही। मैं आपको बताऊं कि कोविड में लोगों का रेवेन्यू कम हुआ होगा, लेकिन हमारा दोनों सालों में कोविड में हमारा जो है ग्रोथ जो नॉर्मल हर साल आती थी वो ग्रोथ हमारी मेंटेन हुई है। हमको कोई उसका भी इफेक्ट हमारे यहाँ नहीं हुआ, ना हमारे किसी क्लाइंट का कोई काम रुका और काम में कोई डिले हुई। काम जिस तरह होता आ रहा था उसी तरह हुआ है। सर जैसा कि आपने कहा आप स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल कोट्स भी देते हैं, तो वैसा कुछ मोटिवेशनल कोट्स बताइए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, सफलता पाना बहुत कठिन नहीं है। बस एक ही बात याद रखो, हमारे फील्ड में जो दूसरे लोग हैं उनसे हम थोड़ा सा अच्छा काम करें, इतना ही फर्क है सक्सेस में और अनसक्सेसफुल में, कि हम दूसरे की बजाय हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए, हमारे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन की बात हो, सोशल की बात हो, बिजनेस की बात हो, उनसे हम कुछ अच्छा, अलग, हटके, लीग से हटके हम क्या कर सकते हैं। और जो हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम ध्यान रखें, एज ए टीम लेके चलें। ये नहीं कहें कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, ये हम सब मिलके कर रहे हैं, ये पूरी टीम है। टीम को साथ लेके हम काम करें, अच्छा काम करने की कोशिश करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, ईमानदारी रखें, तो हर समय जरूर सफलता मिलेगी। सफलता मिलनी कोई बहुत कठिन नहीं है। धन्यवाद सर जी। तो दर्शकों, इसी के साथ हम अब GS होरा जी से अलविदा लेंगे। आप बने रहे न्यूज़ एशिया के साथ। मैं अंजलि, धन्यवाद।